हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और हमारा आज का टॉपिक है संसदीय अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 जो है सर्वप्रथम 15 जून 1955 को लागू हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है। इसके अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्त विचारणीय होते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगरों के मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रत्येक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 जो है भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू है। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम से इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षा विभेद है, इसके सिद्धांत पर आधारित है और इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषेध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है, इसके अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से ऊपर यानी इसके ऊपर नीचे के रैंक के अधिकारी इसका अन्वेषण नहीं करेंगे। और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय यानी दवाखाना या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा सती अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है। सूचना का अधिकार अधिनियम का जो उद्देश्य है, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2019 है, इसके द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जो है जाना जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। एक वाद है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद, यह जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। ठीक है। और जो एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, इसके द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। और पंचायतें जो है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार सहित अधिनियम 1996 का उद्देश्य यानी पंचायती अधिनियम 1996 का जो उद्देश्य है, अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस पे आधारित पहला क्वेश्चन है
किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो थ्योरी का पहला ही जो लाइन है क्वेश्चन के रूप में यहां पूछ लिया गया है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन है सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए स्टार का चिन्ह है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 सर्वप्रथम 1 जून 1955 को लागू हुआ था। मैंने वहां भी बताया था, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आधारित क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का दिन सभी दंडनीय अपराध हैं, संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगरों के मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो सभी दंडनीय अपराध है, बताइए कौन कौन से? तो संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय, यानी ए और बी आपका सही जवाब है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय है। 5 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का दिन सभी अपराध हैं किस प्रकार के? तो संज्ञेय, ठीक है, कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। तो ए और डी आपका सही जवाब होगा। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 15A के तहत अगर बात किया जाए तो दंड प्रक्रिया जो संहिता है 1973, इसमें किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, अतः इस प्रश्न के सही विकल्प ए और डी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल और औषधालय यानी दवाखाना या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो धारा 5, ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल औषधालय शिक्षा संस्थान या जो छात्रावास है इसमें मतलब कि इसके आधार पे अगर उसके साथ भेदभाव करता है तो वह जो होगा मतलब कि दंडनीय होगा। और यह जो दंडनीय होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 5 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 10 क के अंतर्गत, धारा 10 क, इसके अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की जो शक्ति है उपबंधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो विस्तार है वो क्या है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है, यानी यह पूरे भारत पे जो है लागू है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार बताइए। तो सेम क्वेश्चन सेम जवाब, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का जो विस्तार है संपूर्ण भारत पे है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? सही जवाब होगा धारा 14 के मतलब कि अंतर्गत। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। 11 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मतलब कि उपरोक्त सभी। इसमें दिया गया सचिव,
निदेशक और प्रबंधक, यानी ये सभी जो है उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा जो 14(1) है, इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार या मतलब कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था और उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। ठीक है, तो ये सब लोग शामिल हो जाएंगे। और धारा 14 तो जो 14(2) है, इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक या सचिव या अन्य अधिकारी के सम्मति से किया गया हो, वहां वे भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे। ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है या अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। इसका सही जवाब है जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है तब। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 12 के अनुसार अगर बात किया जाए तो इस अधिनियम के अधीन अपराध घटित करने वाला, जो अपराध है इसको करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया गया है? तो ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। 15 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? इसका सही जवाब होगा धारा 14 क या 14(a). सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 क या 14(a) के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको कौन सा जो युग्म है सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, तो यह जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में और सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 17 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो भारतीय शस्त्र अधिनियम है यह बताइए किससे संबंध है? 1878। और शाही पद अधिनियम जो है 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ध्यान रखिएगा, डेट जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है कब से आप बताना है आपको? तो 26 अक्टूबर 2006 को। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति जो है 13 सितंबर 2005 को मिली।
26 अक्टूबर 2006 से जो है इसे पूर्णतः यानी संपूर्ण भारत में लागू किया, मतलब लागू कर दिया गया है। तो 26 अक्टूबर 2006 से ये संपूर्ण भारत में लागू है। 19 नंबर है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? सही जवाब है मीसा। मीसा जो है यह आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना था और 1977 में निरस्त कर दिया गया था। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः यह सामाजिक अधिनियम नहीं है। जबकि प्रश्नगत शेष तीनों अधिनियम सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दोष निवारण के लिए बनाए गए अधिनियम हैं। 20 नंबर है, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उपभोक्ताओं को खाद की जांच के लिए नमूने लेने का अधिकार है। दूसरा, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे जो है इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। इसका देखिए जो सही जवाब होगा बताइए इसका। अच्छा, इसमें तीसरा स्टेटमेंट भी है, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से जो है उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है। कैसे? वर्ष 1986 में संसद के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यदि, इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत था क्योंकि वहां पे कह रहा है कि कोई फीस नहीं देना होता है, तो फीस देना होता है, निर्धारित फीस देना पड़ेगा। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके मतलब वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। 21 नंबर है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? इसका सही जवाब है 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था और यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। 22 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। कब हुआ? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 30 जनवरी 1990 को जो है प्रवृत्त हुआ है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई और यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। 23 नंबर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? इसका सही जवाब क्या है? अधिनियम 1989, बी ऑप्शन सेम जवाब होगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? बताइए इसमें कितने धाराएं हैं? इसमें 23 धाराएं हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। 25 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन्हें प्राप्त है? सही जवाब होगा केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने से संबंधित जो है शक्ति मिली हुई है और इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रायोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। 26 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? सही जवाब होगा धारा 2 ख ग में, बी ऑप्शन। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 2016 के संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित धारा 2 ख और ग यानी 2 के बी और सी में
आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। कितने माह या कितने वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा 6 माह, यानी बी ऑप्शन, सॉरी 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3(2) यानी जो 3 है उसके सब क्लॉज 2 और उसके सब क्लॉज जो है 7, इसके अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष का दंड का जो है इसमें प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 28, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की जो है व्यवस्था का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा किस धारा में? तो धारा 14 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अध्याय जो 4 है इसके धारा 14(1) में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। देखिए अनुसूचित जाति, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए इस पे रिपीटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, यानी इससे रिलेटेड जो अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। बताइए राज्य सरकार के किसके सहमति से? इसका सही जवाब होगा, देखिए इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। 30 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। सही जवाब होगा शीघ्र विचारण। जो प्रयोजन है शीघ्र है और शीघ्र प्रकार का है। इसके बारे में वैसे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धारा 14(1) के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। 31 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। बताइए केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में? हम लोगों ने बात किया था दोनों के संबंध में, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 14(क) के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, इसके विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के मतलब के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। 32 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको मालूम है किस सिद्धांत पे? इसका सही जवाब होगा संरक्षा विभेद के सिद्धांत पे। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था थ्योरी में ही। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है और इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। 33 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसको दिया गया है?
सही जवाब होगा राज्य सरकार, बी ऑप्शन। इसके बाद 34 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो क्या उपधारित कर सकता है? तो दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, समान आशय और समान उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। 35 नंबर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को जो है लागू होना उपबंधित है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? धारा 6। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कुछ धाराओं को जो है लागू किए जाने का इसमें प्रावधान है, और इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 34 और 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 क और अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। 36 नंबर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? देखिए जो इसमें ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1995 के तत्व संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 है, इसके अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी के द्वारा 30 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसरित करता था। तथापि वर्ष 2016 में इस नियम में संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा, और संबंध पुलिस थाने का भार साधक 60 दिन की अवधि, यानी इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित है। इसके भीतर यानी 60 दिन के अवधि के भीतर जो है विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में जो है आरोप पत्र फाइल करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी उत्तरक पत्र में इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया था डी माना गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 37 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18। धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के धारा 18 में जो प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। 39 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो किस रैंक से कम न हो? तो सही जवाब है उप अधीक्षक रैंक से कम न हो। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1955 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के जो अधीन किए गए अपराध है, इसके अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम न हो। 40 नंबर है, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए।
इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। देखिए दिए गए विकल्प में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इसका सही जवाब हो, मतलब जो सही जवाब होगा वो होगा सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, इसके अधीन विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए विकल्प में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। उक्त अधिनियम के धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करना और वसूलने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक नहीं ले सकता है कि क्या, बताइए। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक नहीं ले सकता है क्या। जो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए डाउट है, इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया, तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक यानी जो अभिवाक है ले सकता है कि वह भी पीड़ित के ही जाति का है। ध्यान में मतलब रखना है इसको, और विकल्प ए और सी में दिए गए अपराध पर नहीं ले सकता है। तो दो उत्तर ए और सी सही है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियुक्त तभी चलाया जा सकता है जब वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। उल्लेखनीय है कि जो एमपी लोक सेवा आयोग है इसने संशोधित उत्तर पत्र में एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण इस प्रश्न के लिए जो है बोनस अंक प्रदान किया था। 43 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है जादू टोना करने या डाइन होने का अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें जो बात कही गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धारा 31(ZB) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है जादू टोना करने या डाइन होने का अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह कारावास से यानी जिसकी अवधि जो है 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना से दंडनीय होगा। ठीक है, तो जेल भी जाएगा और जुर्माना, इन दोनों से वह जो होगा दंडनीय होगा। तो 6 माह से कम इसको सजा नहीं मिलेगा और 5 वर्ष तक हो सकता है इसकी सजा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। देखिए थोड़ा सा ये पेज जो है ब्लर टाइप का है, सही से मतलब स्कैन नहीं हो पाया है, तो मैं मतलब कि इसको क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो कौन सा कथन जो है असत्य है, इसमें जो कथन असत्य है आपको देखना है। पहला कथन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतलब कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए पहला असत्य नहीं है, पहला सत्य है। बी जो दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। तो बी जो है आपका असत्य है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धारा 14 के उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय के द्वारा धारा 2(ख) और (घ) में परिभाषित है, जबकि धारा 2(घ) में विशेष न्यायालय के धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कोई जो है मतलब कि
इसमें कोई जो है न्यायालय अभिलेख है, यानी जो सेशन है न्यायालय अभिलेख है, जबकि अन्य विकल्प के कथन जो है सही है। 45 है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 95 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का जो है उपबंध किया गया है? तो सही जवाब होगा धारा 17। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, इसके बारे में यहां पे दिया गया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सत्कर्ता और जो है मैंने देखिए जिला स्तरीय सत्कर्ता और जो अन्य समिति है इसके गठन का जो उपबंध किया गया है कि इसके प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरिंग समिति का गठन जो है मतलब कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए और पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो धारा 17 है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17, इसमें जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्लर है, मैं भी थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा था। तो चलिए 46 देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? इसका सही जवाब है धारा 18। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध जो है जो मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट है इसका उपबंध किया गया है और इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों को मतलब जो अधिनियम के उपबंध इसके क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयास और उसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों या योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेसित करेगी। ध्यान रखिएगा। 47 है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को जो है 1996 में अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो इसमें सही जो जवाब होगा सी ऑप्शन है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। पंचायतें जो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार है, पंचायतें अधिनियम 1996 का जो उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। और इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। 48 है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति को जो स्वीकृति प्राप्त हुई कब हुई? तो संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 49 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सेम क्वेश्चन सेम जवाब, ऊपर में डिस्कस किया था हम लोगों ने इसके बारे में। तो सही जवाब होगा 2005। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 में पारित हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का जो अधिकार के उपबंध है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो सूचना का अधिकार के उपबंध जो संबंध है और इसके संदर्भ में जो कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, सूचना का जो अधिकार है बताइए, यह एक विधिक अधिकार है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऊपर में भी डिस्कस के दौरान मैंने बोला था कि जो सूचना का अधिकार है इसको ध्यान से जो है एक दो बार रिवीजन करिएगा और इसको जो है मतलब नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही रिपीट कर दिया गया है। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है। तो ए और बी दोनों यानी सी ऑप्शन। सूचना का अधिकार 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। और इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही इसका विशिष्ट उत्तर होगा। विधिक अधिकार, अगर एक विकल्प मतलब अगर एक विकल्प हो उसमें तो आपको विधिक अधिकार का चुनाव करना होगा।
परंतु प्रश्न में यदि दो विकल्प चयनित करने हो तो विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार इसका जो है मतलब उचित उत्तर होगा। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सम्मिलित है? वह सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। यानी डी ऑप्शन, ए बी सी और डी, ये चारों जो है मतलब कि जो चारों शब्दावली हैं यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में उल्लेखित है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।